वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्किदा इस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त करती। इसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर ना लेती उसे तसल्ली ना होती। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाजा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। इसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी, नॉब घुमाकर दरवाजा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही इसने दरवाजा खोला बालकनी तारीख हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर का बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आया और आकर वापस पलट गया था? कौन? इसने गर्दन घुमाकर राहदारी को दोनों से देखा। हर सू खामोशी थी, बालकनी वीरान थी, वहां सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओ नहीं, इसके लबों से एक उकताई हुई कराह निकली। चौखट पे इसके कदमों के साथ सफेद अधखुले गुलाबों का बुके पड़ा था और साथ में एक बंद लिफाफा। वो झुकी, दोनों चीजें उठाई और जारिहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर सफेद कागज निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसने लब भींच कर तनफ्फुर से वो तहरीर पढ़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज को मरोड़ कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच। वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बौखलाई आवाज इसने सुनी थी और इसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज सीधा मोतसम को जा लगे थे और वो इससे टकरा कर अब इसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मोतसम। वो शदीद बेजारी से मुश्किल जब्त करके बोली। मोतसम को वजाहत देने का सोच कर ही इसे कोफ्त होती। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मनाना और इसको डस्टबिन में डाल देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखते हुए दूसरे हाथ में काजल पकड़े जरा रुखाई से बोली थी। मोतसम ने झुककर वो कागज उठाया और सीधे होते हुए इसकी शिकने दुरुस्त करके इस चेहरे के सामने लाया। हया को कोफ्त होने लगे। मैं कह रही हूँ ना सॉरी। वो जो कदरे भवे सुकेड़े कागज को देख रहा था चौंक कर इसे देने लगा। नहीं, इट्स ओके, मगर ये तुम्हें कोई सभांजी में तंग कर रहा है? ये बात नहीं है, ये मेरे पीछे बहुत अरसे से पड़ा हुआ लंबी कहानी है। जाने दो, इसको कूड़े में फेंक दो। गुड नाइट। वो मजीद मुरब्बत का मुजाहरा किए बगैर दरवाजे का कबाड़ बंद करके जब वो होले से बोला, ये गीला क्यों है, तुम रोई हो? कुछ था इसकी आवाज में कि हया दरवाजा बंद करते करते ठिठक कर रुकी, फिर पट नीम वा किया और फिर बाहर बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? मोतसम कागज के निचले दाएं तरफ के किनारे पे उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों का पानी है। हया ने मिकान की अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मोतसम ने वो नर्म हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंद कर सांस रोक कर खींची और कहा, सिट्रस लीमू लाइम। वो मतबज्जत सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले हिस्से पे लीमू का रस लगाया और फिर इसने हचौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों वापस आई। पूरा दरवाजा खोलकर एक तरफ होते मोतसम कदरे झिझका, फिर कागज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की मेज की कुर्सियां खींचकर आमने सामने रखी और फिर टाली की मेज पे चीजें उलट पुलट कर रखने लगी। क्या तुम्हें भी बचपन में लीमू के रस और आग वाला खेल खेलते देखा है तुमने? मोतसम धीरे से मुस्कुराया। बहुत खेले खेले और इनमें से अक्सर आग वाले होते हैं। फलस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइल की आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर इसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और वो लाइटर इसकी तरफ बढ़ा रहा था। मोतसम ने लाइटर का पहिया घुमाकर देखा तो उसका आग का नीला जर्द सा शोला जल उठा। एहतियात से मोतसम ने उसके जवाब नहीं दिया था। वो खत के नम हिस्से को जो अभी तक सूखा नहीं था शोले के करीब लाया। जरा सी तपश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े लिखे हुए थे ARP। वो अरूफे एंड फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे हुए थे। वो दोनों चंद लम्हे के लिए टुकड़े पे उभरे भूरे हल्फों को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन घुमाकर देखा। अरब कैसा लफ्ज है? शायद कोई नाम है?
کیا عرب کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں، معتصم نے شانے اچکا کر بولا۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا اور پھر نرم سا مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھ دیا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ اب میں چلتا ہوں۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی جنبش دی سر کو اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھ رہی تھی، پھر بے اختیار کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہاتھ کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درز سے باہر راہداری میں اگر کوئی گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹس کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کر دیکھے۔ نیچے خانوں میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر نظر آیا۔ اس نے ڈبہ نکالا، کاؤنٹر کی طرف لے آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پر کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز کے ٹکڑے کٹاکٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ کے ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے، ٹھیک؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر کر کے اسے دیکھا، روندی ہوئی آواز میں کہا اور آستین سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے گردن کے پیچھے جھول رہا تھا۔ سادہ قمیص شلوار پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کی آستینیں اس نے موڑ رکھی تھی کونیوں تک۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹک رہا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھی۔ گوشت میں چمچ ہلاتی ہوئی بہت مصروف نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دی جو کہ ڈی جے نے قبول کر لی اور اب وہ حیا کے ساتھ مل کر بریانی بنا رہی تھی۔ اب سرے شامی وہ دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھیں۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پہ مشتمل وہ چھوٹا سا مگر بے حد نفیس سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے ہیں انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے یہ جاوید جی کیا ہیں؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ او کہہ کر مسکراہٹ دبا کر پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دینے جا رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں نے مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے ہیں؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے ہاتھ صاف کرتی ڈی جے کے پاس آ گئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پر پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تم مجھے بنانے دو۔ نہیں میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا۔ ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا۔ آپ نے اسے تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لیا۔ حالے آج خود نہایت پھرتی سے سارا کام جو پھیلاوا تھا اس کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ میلے برتن اب سینک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی تھی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی تھی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا تھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ 2 سرخ ٹکڑے علیحدہ ہوئے اور ذرا سا سرخ رس اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا جہاں کاجل سے لکھے 3 میٹھے میٹھے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی اور پوچھا، انجم باجی؟ دہی کو کانٹے سے پھینٹتے ہوئے انجم باجی کے ہاتھ رک گئے تھے۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ جی عرب، ARP۔ وہ
नौरगेन हया। हाले जो सिंक के आगे खड़ी थी कदरे उकता चुकी थी। इसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई। मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू इसने अभी तक हाले से डिस्कस नहीं किया था। फिर मैंने कहा ना ये सब बेकार बातें हैं। मगर मैंने पूछा है ARP अब्दुर्रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद इस मौजू पे कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। हाले आप पलटकर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में घिरी खड़ी थी। ARP अब्दुर्रहमान पाशा, ये ख्याल इसे पहले क्यों नहीं आया? ओके 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 ओके। वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी मगर इसके जहन में अब ख्यालात गडमड हो रहे थे। हाले और जहां दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा वो कुछ भी नहीं कहेंगे, इसे यकीन था। मगर इसके पास तो कहने के लिए होगा ना, और इसे इस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो भी PhD करते और सुभानजी में पढ़ाते भी थे। वो बेहद मिलनसार, सादा मिजाज, खुश अखलाक देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन और परस्तार। टीवी के साथ ही रैक में अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत सारी क्लासिक ड्रामों की DVDs कतार में सजी हुई थी। इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के तर्ज तखातुब भी बहुत दिलचस्प था। जवेद जी और अंजू जी, इसे बहुत हंसी आती। बाकी तीनों किचन में थी। जब हया पानी रखने मेज पे आई तो जावेद भाई को तन्हा बैठे पाया। वो किसी किताब की वर्कगर्दानी कर रहे थे। जावेद भाई, वो गड़बड़ा कर तस्हीह करते हुए इनके सामने आई, कुर्सी खींच कर बैठी और मोहतात निगाहों से किचन को देखने लगी। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है अब्दुर्रहमान पाशा नाम का, आप जानते हैं? कौन पाशा? वो बब्बू कदा वाला। और हया को लगा इसे इसका जवाब मिल गया। जी जी वही, वो खासा मशहूर है ना। हाँ सुना तो मैंने भी है। बब्बू कदा में इसका काफ़ी होल्ड है। वो माल जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असलहा स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को क्या मालूम होगा जी माफिया के बारे में? हया जी, वो खसियाहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ़ नहीं करना चाहते। इसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। दफातन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी। घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ अंजुम भाजी? मिर्चें, इतनी मिर्चें हया? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती। मैंने तो सिर्फ 4 चम्मच। ये तुर्की की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं, शिट। और अब हया तो खामोश थी जबकि डीजे हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूट गया था। इस सुबह भी सुनहरी सी धूप टॉक्सम स्क्वायर पे बिखरी हुई थी। मुजस्समा आज़ादी के गिर्द हर सोने के ज़र्रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी जबकि डीजे ने पूछा, हया ये टॉक्सम नाम कितने मज़े का है ना, इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं इस शहर की मेयर हूँ ना जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक पे लिखा हुआ था ना कि टॉक्सम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकल कर सारे शहर में बढ़ जाती हैं। तो मैं अरबी आती है ना, इसलिए पूछती। अरबी में तो टॉक्सम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बांटने को तकसीम करना कहते हैं। और वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओ, टॉक्सम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम यानी टॉक्सम या टॉक्सम बन जाता है। टॉक्सम, वाओ। वो दोनों इस बात पर खूब हंसी थी और आगे बढ़ गई। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तकलाल जदेसी स्ट्रीट टॉक्सम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी और अगली दोनों अतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी हुई थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का रश हमेशा चलता दिखाई देता था। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते और हर शख्स अपनी अपनी धुन में तेज तेज कदम उठा रहा होता था। गली के दरमियान एक पटरी बनी थी जिसपे एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता था और गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता था। इस गली को खत्म करने के लिए भी तो पूरा घंटा चाहिए ना। वहां दोनों तरफ में दुकानों में चमकते शीशे, ऊपर कुमकुमे लगे हुए थे। बाजार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, डिजाइनर वेयर, गर्ज हर ब्रांड की दुकानें वहां मौजूद थी। चंद रोज पहले वो इधर आई थी तो सिर्फ विंडो शॉपिंग ही 2.5 घंटे
में ही 2.5 घंटे गुजर गए थे और तब भी वो इस्तकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस हो ली थी। हया, तुमने देखा इस्तकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में हर थोड़ी देर बाद प्रेयर हॉल ज़रूर मौजूद है। हाँ, बड़े नेक हैं भाई तुर्क। वो कदरे तंजिया मुस्कुराई थी और फिर मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद आज जहाँ से मिलना था और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर इससे मुलाकात का बहाना ढूंढेगी। वो दोनों तेज़ी से वहाँ चल रही थी। तेज हवा थी और हया के बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार कोट की जेब से हाथ निकालती, अपने कानों से बालों को पीछे करती। तभी इसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई, और इससे पहले कि वो दरवाजे पे हाथ रखती, दरवाजा अंदर से खुला और कोई बाहर आया, और वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहाँ था वो इसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता, साथ से गुजर कर निकल गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजे ने इसे रुकते हुए नहीं देखा था और वो अपनी धुन में दुकानों को चलती देखती जा रही थी, लोगों के रेले में आगे बह गई थी। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले हुए इसे देख रही थी, और अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी जो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ाने लगे थे। जहाँ इससे दूर जा रहा था इसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिलाकर कुछ कह रही थी। जिहां ने इसे यकीनन नहीं देखा था, ये इसे यकीन था। वो दौड़कर इनके पीछे गई। दोनों बहुत तेज चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँपने लगी थी। बमुश्किल वो इनके ऐन औकब में पहुंच गई। लड़की बुलंद आवाज में नफी में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जिहां भी खासा झुंझलाया हुआ था और जवाबन बहस कर रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी जुबान, वो ये नहीं जानती थी। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फिक्रे बोल रहे थे और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फिक्रे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। बस फेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे साबके लाके लगाकर एक बड़ा सा लफ्ज बोल दिया जो मानी में कई फिक्रों के बराबर होता था। जी हाँ, वो शोर और रश में बमुश्किल इतनी आवाज से इसे पुकार पाई कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ रुकी और वो दोनों एक साथ पलटे। जी हाँ, इसके होंठ जी हाँ को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे। क्या मसला है यार? इसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अबरू उठाए। इसके चेहरे पे इतनी सख्त नागवारियत थी कि हया के मुस्कुराहट भरे लब जो थे वो बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया। हाँ तो फिर? वो भवें सुकेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर वो शिशदा जहां को देख रही थी। कोई काम है? हया ने धीरे से नफी में सर हिलाया। इसमें बोलने की सकत नहीं थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। इस्तकलाल स्ट्रीट पर लोगों का रेला आगे बढ़ता जा रहा था। जहां सिकंदर और इस लड़की के पीछे बहुत सारे लोग इस सिमत जा रहे थे। कितनी ही देर वो साकित खड़ी, अब बहुत से सरों के पुष्ट के दरमियान इन दोनों को जाते हुए देखते रही। वो पलकें झपकना भूल गई थी। इन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो गए थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे, मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया डीजे कहीं दूर अथल पथल से सांसों के साथ इसके पास चली आई, मगर वो सुन नहीं पाई थी हया डीजे को। और इसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर होती हुई खड़ी इस सिम देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकत पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाखिर बहुत से इसने पलकें झपकाई, आंखें नीचे कर ली तो मंजर भीग चुका था। इसने फिर से पलकें झपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसारों पर गिरने लगे। सामने का मंजर कदरे वाज़ेह हो गया था, मगर लम्हे भर की ताखीर से इसका ताक्कुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो चुके थे और वो अपनी मंजिल खो चुकी थी। आंसू टप टप करते इसकी थोड़ी से नीचे गर्दन पे लुढ़कते गए। हया, किधर रह गई थी यार तुम? डीजे ने ढाल सी आकर इसका शाना झंझोड़ा। इसका सांस फूल चुका था और वो हाँप रही थी। मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ डीजे, वो उसी सिमत देखते हुए बड़बड़ाई थी।